हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 हम लोग का है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में यानी चैप्टर 8 में पढ़े हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और ये जो चैप्टर है हमारा वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे फ्लूइड क्या है। देखिएगा, सब्सटेंस के 3 स्टेट के बारे में हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सब्सटेंस के 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसमें से जो फ्लो कर सकता है वो कहलाता है फ्लूइड। तो लिक्विड और गैस फ्लो करता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं करता है तो वो फ्लूइड के कैटेगरी में नहीं है। अब देखना, इस चैप्टर में बेसिकली जो हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे वो लिक्विड फ्लूइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो लिक्विड फ्लूइड, और वह भी जब फ्लूइड रेस्ट में हो तब, यानी कि हम लोग स्टैटिक फ्लूइड की बात करेंगे, स्टैटिक लिक्विड फ्लूइड की बात करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें आदर्श फ्लूइड की बात करते हैं, आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हमें लिक्विड फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, और वह भी लिक्विड फ्लूइड जब रेस्ट में है उसके बारे में, यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है। अब आप इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए आइडियल फ्लूइड। तो जो आइडियल फ्लूइड होते हैं उसके 2 कंडीशन होते हैं। कोई भी फ्लूइड आइडियल कब होगा? जब वह इनकम्प्रेसिबल हो, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जिसको आप प्रेशर लगा के इसको दबा न सके, इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज न करा सके, वो होता है इनकम्प्रेसिबल। मतलब इसकी वॉल्यूम रहेगी कांस्टेंट। दूसरी बात, हमने बोला कि जो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए वह रेस्ट में होना चाहिए। स्टैटिक फ्लूइड की बात करेंगे तो अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है, इट मींस इसका मास भी कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम और मास कांस्टेंट है, इसका मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा। मतलब इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होते हैं इनडायरेक्टली उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होता है। दूसरा, जो आइडियल फ्लूइड के लिए कंडीशन है, आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। अब नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होता है समझिएगा। नॉन विस्कस लिक्विड वैसे लिक्विड होता है जिनके लेयरों के बीच की टेंजेंशियल फोर्स 0 होती है। दैट इज, उनके लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन विस्कस। यानी आपका लिक्विड है तो लिक्विड के लेयर्स होते हैं, तो उन लेयर के बीच की जो टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए 0, यानी उनके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं देयर इज नो एनी टेंजेंशियल फोर्स acting among the layers of liquid,
that is no friction force acting among the layers of liquid। तो अगर जिस फ्लूइड में ये दोनों कंडीशन होल्ड होता है वैसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड्स। तो इस चैप्टर में हम लोग आइडियल फ्लूइड के ही बारे में डिस्कस करेंगे। जो आइडियल फ्लूइड होगा इनकंप्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा, और जो आइडियल फ्लूइड होंगे वो रेस्ट में होंगे। रेस्ट की बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, जो इसके बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं उसको जरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे की जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहले बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको जरा समझ लिया जाए। जैसे पहला प्रेशर। प्रेशर क्या होता है इसको समझा जाए। प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर किसी पॉइंट पे हमें प्रेशर की वैल्यू निकालना है तो उस पॉइंट पे पहले परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लीजिए और वहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप क्या करें, डिवाइड कर दें, तो आपका प्रेशर निकल जाएगा। यानी परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। हम लोग प्रेशर को P बोले तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये भी एरिया की क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। एक्चुअल में हम लोग फिजिक्स में एरिया को वेक्टर भी ट्रीट करते हैं, तो यहां पर जो एरिया होना चाहिए वो एरिया की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में समझते हैं। सपोज ये हमारा सरफेस है और यहां पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब मान लीजिए इस केस में हमें प्रेशर निकालना हो तो सबसे पहले परपेंडिकुलर फोर्स निकालेंगे। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा, F cos थीटा, और यही F cos थीटा परपेंडिकुलर फोर्स का काम करेगा। इसकी ये वाले जो कंपोनेंट है वो 90 माइनस थीटा, इट मींस F cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू F sin थीटा। ये परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, ये कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टली फोर्स बोलिए या फिर इसको पैरेलल फोर्स बोलिए। तो इस फोर्स को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ना ही इस फोर्स को काउंट करेंगे। प्रेशर निकालने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स की हम लोग जिक्र करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स ही लेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा। चलिए क्लियर हुआ। तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अब जरा इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ली जाए। इसकी जो पहली पॉइंट है, जो प्रेशर होता है एक्चुअल में टेंसर होता है, लेकिन हम लोग इसको स्केलर जैसा ट्रीट करा सकते हैं। हमारे क्वेश्चन स्केलर से बन जाएंगे, तो लिख सकते हैं प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पास्कल। इसके अलावा इसके और भी यूनिट हैं,
अदर यूनिट, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, तो 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं 1 atm इज इक्वल टू दिस। एक और होता है आपका प्रेशर का यूनिट जिसको हम लोग टॉर बोल सकते हैं, तो 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल। इसके बाद इसकी अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, तीसरा अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन होता है mlt-2 और इसका डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं यहां पे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज mlt-2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ml-1t-2, तो प्रेशर की डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट कर लिया, चलिए। एक पॉइंट और प्रेशर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर चलते हैं डेंसिटी क्या होता है उसको समझेंगे। एक और पॉइंट है प्रेशर के लिए, यानी जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। जो प्रेशर होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब है अगर आपको प्रेशर किसी एक पॉइंट पे निकालना होता है तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होता है वह सभी डायरेक्शन में सेम होता है। यानी प्रेशर किसी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे, प्रेशर हम लोग डायरेक्शन में नहीं निकाल सकते क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम होता है, इसकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, सभी डायरेक्शन में सेम होता है। इसको समझते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहां से अगर हम लोग फोर्स निकाले तो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। मान लीजिए यहां पर एक फ्लूइड रखा हुआ है, कोई लिक्विड रखा हुआ है। अब इस लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो इस प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर के कारण जो फोर्स होंगे वो सभी डायरेक्शन में होगा, लेकिन सभी डायरेक्शन में प्रेशर की जो वैल्यू है वो सेम होगा। सभी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और ये जो हमने दिखाया है पीए, उस प्रेशर के कारण जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है, तो इसे बोलते हैं हम लोग आइसोट्रोपिक। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्रेशर होता है वो आइसोट्रोपिक होता है, मतलब प्रेशर किसी पॉइंट पे निकालते हैं और जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट के सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी समझ लेते हैं, डेंसिटी क्या है। चलिए आइए, डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग जनरली रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना है तो सब्सटेंस के मास निकाल लीजिए और सब्सटेंस का वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। लिख सकते हैं यहां पर मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम इज
नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मास भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर, इसका मतलब है डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी हो। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा? केजी हो गया मास का, मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम की, तो केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसकी डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा इसका? मास का m और वॉल्यूम का हो जाएगा एल क्यूब। ये एल क्यूब ऊपर जाएगा तो m l-3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो m l-3, t नहीं है तो t की पावर 0। तो ये हो गया डेंसिटी। अगर हमें किसी लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है तो लिक्विड की मास निकाल लीजिए और उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, हमारी डेंसिटी निकल जाएगी। इसके बाद हम लोग, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। जो छोटे छोटे इस चैप्टर के डेफिनेशन है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला नंबर है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लोग आरडी बोलते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल लीजिए और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी है उसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग बोले रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, आरडी, आरडी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो पहले रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो पहले उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालिए और फिर जो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लेते हैं और यहां पर जो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, इन दोनों बातों को समझते हैं। यानी जो वाटर होता है वो एनॉर्मस बिहेवियर शो करता है। इसको आगे चैप्टर वाले में, आगे जो आएगी आपकी चैप्टर हीट, वहां पे हम लोग समझेंगे भी। जो वाटर होता है वो एनॉर्मस बिहेवियर शो करता है और इसके कारण जो वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसीलिए हम लोग यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो यहां लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और ये अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदले, मतलब सीजीएस में बदले, ये तो एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस में कितना होता है तो 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। मतलब ये दोनों वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस पर ही है। ये हो गया एसआई में और ये हो गया सीजीएस में। ये एसआई में हो गया और ये सीजीएस में हो गया। तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। एसआई में 1000 केजी पर मीटर क्यूब और सीजीएस में 1 ग्राम
पर सीएम क्यूब होता है रिलेटिव डेंसिटी, सॉरी आपका डेंसिटी ऑफ वाटर की ये वैल्यू। अब रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वह यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। कैसे? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, तो जो यूनिट सब्सटेंस की डेंसिटी की होगी वही यूनिट वाटर की डेंसिटी की होगी, दोनों कट जाएगा, एक रेशियो है। तो हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलेंगे? या यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो यहां पे लिखेंगे आरडी रिलेटिव डेंसिटी इज एन यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब ना ही इसकी कोई यूनिट होती है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो ये आपके कुछ बेसिक डेफिनेशन थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर के। इस चैप्टर में हम लोग इन जो डेफिनेशन अभी आपने पढ़ा इसका हम लोग यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। मतलब कोई अगर फ्लूइड है तो वह कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है इसको समझते हैं। तो ये तीन बेसिक आपके ये डेफिनेशन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर इसकी कंसेप्ट कहीं पे यूज हो रहा है तो वहां पे आप आसानी से इस फॉर्मूले का यूज कर सकें। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्लूइड प्रेशर की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई फ्लूइड प्रेशर का मेन कॉज क्या है। क्यों कोई फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है या कोई लिक्विड प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है, पहले इसे समझ लेते हैं। उसके बाद समझेंगे कि कोई लिक्विड अगर एच हाइट तक किसी बर्तन या वेसल में रखे हुए हैं तो वह कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो यहां पर आप हेडिंग लगाइएगा फ्लूइड प्रेशर। पहले हम लोग इसके रीजन के बारे में पढ़ते हैं। रीजन, फ्लूइड प्रेशर का रीजन क्या है। मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉट है और इसके अंदर कुछ लिक्विड रखे गए हैं। मतलब कोई लिक्विड है इस पॉट के अंदर, तो इस लिक्विड के द्वारा एक प्रेशर लग रहा होगा इस पॉट पे, उसकी रीजन को हम लोग समझते हैं। अब देखिएगा जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीकर होता है। अब इस वीकर अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह रैंडम मोशन करता है और रैंडम मोशन करके पॉट के वॉल से कोलाइड करता है और कोलाइड करने से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज होती है। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो गई, इट मींस उसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगा और मोमेंटम चेंज के कारण एक फोर्स क्रिएट करता है। क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो मोमेंटम चेंज के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है और इस फोर्स के कारण प्रेशर अप्लाइड होता है। तो हम लोग पहला इसमें लिखेंगे, पहली जो पॉइंट है कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन molecules of liquid
लिक्विड और वीकर, मतलब अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, वीकर होता है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर वीकर। अब वीकर अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है जैसे यहां की कोई मॉलिक्यूल यहां पे जाके कोलाइड किया, फिर यहां से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, यहां पे आया, फिर यहां के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुआ, इससे कोलाइड किया, और कोलिजन के कारण वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज के कारण मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज के कारण एक फोर्स क्रिएट हुआ, और फोर्स के कारण यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा molecules perform random motion और रैंडम मोशन से मोमेंटम चेंज होता है। क्या हुआ, द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजेज, और मोमेंटम चेंज से एक फोर्स होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, rate of change of momentum is directly proportional to force, न्यूटन सेकेंड लॉ, और इस फोर्स के कारण एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। ड्यू टू फोर्स due to force fluid pressure is created, या fluid is exerted a pressure, ऐसे लिखेंगे। ड्यू टू फोर्स फ्लूइड इज exerted pressure, तो ये है इसकी मेन कॉज कि किसी फ्लूइड में कैसे प्रेशर एक्सर्ट करने वाली बात आती है। ये है इसकी मेन कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स मॉडल भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉडल। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो फ्लूइड के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करने वाली जो कंसेप्ट है वो कहां से डेवलप करता है, तो ये है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि अगर किसी कॉलम में फ्लूइड भरा है और उसकी हाइट दे रखी है, तो उस फ्लूइड के द्वारा कितनी प्रेशर एक्सर्ट होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। यहां पर हेडिंग लगाएंगे, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। मान लीजिए हमारे पास कोई एक
सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलिंड्रिकल एक वेसल है और इस वेसल के अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है। ऐसे इस वेसल की या इस पॉट की जो हाइट है वो h है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसकी डेंसिटी रो है। इतनी चीज दी हुई है कि एक हमारे पास सिलिंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है और इस कॉलम की जो हाइट है वो h है। तो इस फ्लूइड के द्वारा बॉटम पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर P है, तो इस P की वैल्यू कितनी होगी। बात ध्यान रहे कि जो हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं वो कौन सा प्रेशर है, फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर की वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं। अब P पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहे होंगे, लेकिन अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं ले रहे हैं। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग अभी हटा के चल रहे हैं, सिर्फ फ्लूइड कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, प्रेशर exerted by fluid P is equal to कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा है। मान लीजिए यहां की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। एरिया कितना मान लिया, A मान लिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया एरिया। अब परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा लगेगा, तो फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो होगा फ्लूइड की वेट। यहां प्रेशर P मान लीजिए, फ्लूइड की वेट, और वेट जो होगा वो परपेंडिकुलर फोर्स का काम करेगा और वेट कितना होता है m इंटू जी के बराबर। मतलब इस पॉइंट पर कौन सा फोर्स लगेगा फ्लूइड के द्वारा, तो फ्लूइड की वेट लगेगी और यही वेट परपेंडिकुलर फोर्स का काम करेगा और वेट इज इक्वल टू कितना होता है m इंटू जी के बराबर। तो आप यहां से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी अब बट्टा में एरिया। ये हो रहा है आपका P और P क्या है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड है, P इज इक्वल टू दिस। अब मास नहीं है, मास को रिप्लेस करना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो डेंसिटी होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहां से मास को रिप्लेस कर दीजिए वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में। इसी सब के लिए आपको जो छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं बताए जाते हैं। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाय ए। और जी क्या है, जी आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। m इंटू जी मतलब जी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुज वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया इंटू हाइट के बराबर होगा वॉल्यूम। कैसे, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो अब यहां से वॉल्यूम को आप रिप्लेस कर सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, सॉरी यहां से रो और वॉल्यूम इज इक्वल टू ले सकते हैं एरिया इंटू हाइट इंटू जी डिवाइडेड बाय ए से ए कट जाएगा। तो
प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लूइड जो होगा वो कितना हो जाएगा, रो जी एच। रो जी एच, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी की वैल्यू जानते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, फ्लूइड कॉलम की हाइट है। तो यहां पर हमने जो ये प्रेशर निकाला वो क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। यहां पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लिजिबल रखा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने काउंट नहीं किया है, सिर्फ जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसके बारे में हमने बात किया। अब यहां पर एक्चुअल प्रेशर जब निकालेंगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काउंट होगा। ये आपको नेट प्रेशर नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ हमने निकाला है कि अगर एच हाइट पर, एच हाइट की अगर आपका फ्लूइड कॉलम है तो सिर्फ फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो रो जीएच के बराबर होगा। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं किया गया है। अब हम लोग आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन डेप्थ। मतलब अगर किसी लिक्विड के अंदर हम लोग जाते हैं तो प्रेशर किस तरह वैरी करता है, और वहां पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी काउंट करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम लोग वहां पर यूज करेंगे और देखेंगे कैसे डेप्थ में प्रेशर की वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।